कल प्रधानमंत्री ने जब लाल किले से देश को संबोधित किया तो उन्होंने एक बड़े महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया, और ये शब्द कोई नया इस कारण से नहीं है क्योंकि इस शब्द के बारे में पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी एक बार मेंशन कर चुके हैं। इस शब्द का नाम है दिमागी नक्सल, और ये एक ऐसा शब्द है जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आता है जिसको हम कहते हैं भारत के अंदर का .5 फ्रंट। भारत के अंदर का ये .5 फ्रंट क्या है और इसके बारे में चर्चा आवश्यक क्यों है, और ये जो दिमागी नक्सल के बारे में कल चर्चा प्रधानमंत्री ने करी, ये भारत के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए क्यों एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, इस चीज़ को जानने की आवश्यकता है जो आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। भारत के अंदर एक चीज़ तय है कि जितने भी मिलिट्री प्लानर्स हमारे जितने भी मिलिट्री प्लानर्स हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो भारत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी यानी कि भारत की मिलिट्री, इंटेलिजेंस, ब्यूरोक्रेसी और ये सारे संस्थाओं के साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप, इन सब लोगों ने भारत के कॉन्टेक्स्ट में और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ अवश्य समझी है, वो ये है कि भारत को थ्रेट केवल और केवल 2 फ्रंट का नहीं, यानी कि पाकिस्तान और चाइना का नहीं, बल्कि भारत को सबसे महत्वपूर्ण थ्रेट यदि उसकी सुरक्षा को लेकर कोई है तो वो 2.5 फ्रंट का है। अब ये जो 0.5 फ्रंट जिसके बारे में चर्चा की गई, ये क्या है? एक चीज़ याद रखिए कि भारत को हमेशा से सुरक्षा के लेवल पर खतरा पाकिस्तान के जिहाद की तरफ से और चाइना के पाकिस्तान के संबंधों के तहत जो एक रीइंफोर्स्ड फ्रंट दोनों ने मिलकर बनाया है, वो डेफिनेटली हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है और करता रहेगा भी आगे। चाहे चाइना के साथ संबंध आर्थिक तौर पर इम्प्रूव भी हों, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट इवेंचुअली देखने को नहीं मिलेगी कि चाइना अपना रवैया या व्यवहार किसी तरीके से लॉन्ग रन में बदल ले। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आफ्टर ऑल ये 0.5 फ्रंट क्या है? 0.5 फ्रंट भारत के अंदर के रहने वाले भारतीय नागरिक जो भारत को सांप होने के नाते भारत को ही डसते हैं, यानी कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करने वाला काम, ये वो एक वर्ग है। अब ये वर्ग इवेंचुअली आया कैसे? ये आया बिकॉज ऑफ 2 फ्रंट। इस चीज़ को पहले समझिए। जब हम बात करते हैं 0.5 फ्रंट की, इसमें 4 एलिमेंट्स जानने की आवश्यकता आपको है। सबसे पहला एलिमेंट इसमें है कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिहादियों का एक नेटवर्क जो एक लंबे अरसे से पाकिस्तान की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन के कश्मीर में रहा है। भारत के अंदर का जो 0.5 फ्रंट था और जो है, ये उसका सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एलिमेंट में कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने अपनी एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और मैं जब ये शब्द का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूएंसी करता हूं तो आप इसको एक उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नज़रिए से देखिए जैसे देश के अंदर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग तरीके की होती हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पाकिस्तान ने सबसे पहले भारत के अंदर भारत के कश्मीरियों के तहत उन्होंने एक पॉलिटिकल लेवल पर वर्ग को इकट्ठा किया, यानी कि कुछ ऐसे नेता जिनकी आज भी यदि आप अगर कश्मीर के घाटी में स्पीचेस को सुनते हैं तो आपको एक चीज़ स्पष्ट होती है कि उनके उन स्पीचेस के तहत कोई प्रो भारत बात करने के बजाय पाकिस्तान का एजेंडा रनिंग का एक एक्सटेंशन दिखता है। कौन से नेता हैं, क्या स्पीचेस हैं, आज इंफॉर्मेशन एज के ज़माने में मुझे एलेबोरेट करने की आवश्यकता नहीं, पूरे यूट्यूब के माध्यम और पूरे प्रिंट मीडिया में ये भरा हुआ है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर 2 और काम अपने 0.5 फ्रंट को यहाँ पर बनाने के लिए किए थे, जिसमें से सबसे पहला था पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर की ब्यूरोक्रेसी जो थी, नौकरशाह वर्ग जो था, उसके तहत कुछ ऐसे कर्मचारियों को समर्थन दिया जिनको डायरेक्टली किसी प्रकार से कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई एक संस्था जमाते इस्लामी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जमाते इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर जिजक नाम के एक संगठन को चलाकर उसके तहत लोगों को मोबिलाइज करके वो पाकिस्तान का रेडिकल एजेंडा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर खास करके जमाते इस्लामी के तहत पाकिस्तान की वजह से कश्मीर की नौकरशाह वर्ग के अंदर इस चीज़ को चलाया गया। इसके बाद जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक सिविल सोसाइटी पूरी क्रिएट की गई।
तो अब आप 3 लेयर्स को आइडेंटिफाई कीजिए कश्मीर घाटी में, जो 0.5 फ्रंट का सबसे पहला कोर कॉन्स्टिट्यूएंट है कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल वर्ग जो कि एक कवर फायर प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ दूसरे लेवल पर एक प्रशासनिक तौर पर नौकरशाह वर्ग जो रेडिकल एजेंडा को चलाता है, जिसका काम हमेशा से ये रहा कि कश्मीर घाटी के अंदर हर एक प्रकार के विकास कार्य यूनियन की तरफ से प्रोवाइड किया गया कोई भी प्रोजेक्ट उसको केवल हर तरीके से डिले और अपोज करना। और तीसरा एक सिविल सोसाइटी जो श्रीनगर में बगीचों में बैठकर 5 स्टार होटल ताज के वहाँ पर और उसके बगीचों के आसपास और सेंटोर होटल जो कश्मीर में श्रीनगर में है वहाँ पर बैठ के अलग अलग प्रकार के डिबेट सेमिनार्स करना, ये कश्मीर घाटी के इतिहास जानने वाले लोग जानते हैं कि ये एक 0.5 फ्रंट का पहला एलिमेंट था। 2019 में 5 अगस्त को जब अनुच्छेद 370 को लेकर जब कार्रवाई पार्लियामेंट के अंदर हुई और उसको लेकर जो मॉडिफिकेशंस किए गए, एक चीज़ स्पष्ट हो गई उसके बाद कि ये 0.5 फ्रंट कश्मीर में पहली बात तो कोलैप्स करने लग गया, आज आखिरी सांसें ले रहा है। इस 0.5 फ्रंट में दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरा एलिमेंट था यहाँ पर नक्सलवाद। ये जो नक्सलाइट मूवमेंट थी, ये मूवमेंट जो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से शुरू होकर बिहार के राज्य से होते हुए ऑल द वे आंध्रा तेलंगाना तक जो पहुंची, ये जो पूरी बेल्ट जिसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक के राज्यों को छोड़ा नहीं गया, जिनको हम कलेक्टिवली रेड कॉरिडोर बोला करते थे, यहाँ पर इन्होंने एक ग्राउंड ऑफेंसिव चलाया। 1967 से चल रही नक्सलबारी मूवमेंट, उसको इवेंचुअली अब आज 2026 में हम एक ऐसी परिस्थिति और मुकाम पर आ चुके हैं कि वो अपनी आखिरी सांसें लेती हुई चंद महीनों की मेहमान बची है। 0.5 फ्रंट का दूसरा एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट उसको भी निपटा दिया गया, लेकिन 0.5 फ्रंट के ये जो 2 एलिमेंट्स निपटाए गए, और आयरॉनिकल बात यह है कि इनके निपटाने के बावजूद भी 0.5 फ्रंट के 2 एलिमेंट्स इसी के साथ साथ पैरेलली उभर के आ गए। इस रीज़न से मैंने शुरुआत में वीडियो के बोला कि 0.5 फ्रंट के देश में 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कश्मीर घाटी का गेम कोलैप्स, नक्सलाइट मूवमेंट गेम कोलैप्स। जैसे ही ये 2 चीज़ें हुई, तीसरा गेम इरप्ट हो गया। क्या था तीसरा एलिमेंट और क्या है? ये है हाइब्रिड वॉर प्लस कॉग्निटिव डोमेन और कॉग्निटिव वॉर एलिमेंट। मैंने 2 शब्दों का प्रयोग किया, हाइब्रिड वॉर और कॉग्निटिव वॉर। समझिए, हाइब्रिड वॉर में आज पाकिस्तान और चाइना कलेक्टिवली एक रीइंफोर्स्ड फ्रंट बनाकर भारत में इन्वॉल्व्ड हैं। ये दोनों फ्रंट्स हाइब्रिड वॉर के नाते पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत में जो भारत का क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर साइबर अटैक्स करने का काम ये लोग करते हैं। अलग अलग प्रकार के जो साइबर वॉर के एलिमेंट्स हैं वो इस हाइब्रिड वॉर के तहत पहली बात तो आते हैं। इसी हाइब्रिड वॉर के तहत पाकिस्तान जो है वो एक जगह पर अगर भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है तो चाइना पाकिस्तान का समर्थन करते हुए एक कदम आगे है। चाइना ने भारत के अंदर इतने हज़ारों की मात्रा में मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप और कंप्यूटर्स पे एप्लीकेशंस, ऐप्स जिनको हम कहते हैं, वो क्रिएट किए हैं, जिन ऐप्स के कारण सबसे बड़ी बात यह है कि इन ऐप्स की वजह से आज चाहे फाइनेंशियल लेवल पर हो, चाहे एजुकेशनल लेवल पर हो, चाहे वीडियो एडिटिंग के लेवल पर हो, इन चाइनीज़ ऐप्स ने जो डोमिनेंस बनाकर माइक्रो लेवल पर डेटा कैप्चरिंग करी है देश में, इसका खमियाजा देश किसी दिन, आज से 10 से 12 साल के बाद, जब अनुमान लगाया जाता है कि भारत और चीन के बीच में एक झड़प होगी और एक सीवियर झड़प होगी, उस दौरान भारत को ये समझ आएगा कि किस प्रकार से ये जो डेटा माइनिंग आज की डेट में चाइना और चाइना के ऐप्स भारत में अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं, ये किस प्रकार से आज की डेट में लंबे समय के लिए एक खतरा बन रहे हैं। आज कोई साइबर अटैक होता है तो भारत की जो मिलिट्री के साइबर ऑफेंसिव और डिफेंसिव विंग्स हैं वो इस चीज़ को टैकल करते हैं, लेकिन चाइना की जो रणनीति है कि जिसके तहत वो कमर्शियल ऐप्स और साथ में सिविलियन ऐप्स बनाकर भारत के अंदर जो डेटा माइनिंग कर रहा है, डेटा गैदरिंग कर रहा है, इस चीज़ का अनुमान 0.5 फ्रंट का एक नया एलिमेंट जो बन के उभरा है, हम अभी तक टैकल नहीं कर पाए। लेकिन मैंने यहाँ पर दूसरे एक शब्द का प्रयोग किया जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव वॉर।
कॉग्निटिव वॉर का एक कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि ये 0.5 फ्रंट का एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, क्योंकि कॉग्निटिव वॉर में उद्देश्य सिंपल है कि हमें एक माइंड की लड़ाई लड़नी है। कॉग्निटिव वॉर में बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। इस कॉग्निटिव वॉर में एक जेन्युइन ग्रीवेंस को लेकर उस जेन्युइन ग्रीवेंस को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि जिस प्रकार से वो जेन्युइन ग्रीवेंस लेजिटिमेट तो है ही, लेकिन उसके तहत जो ऑनलाइन लेवल पर प्रोपोगेंडा करके सोशल मीडिया के ऊपर जिस प्रकार से एल्गोरिदम को मैनिपुलेट करके आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है और उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के बाद वो इंफॉर्मेशन जिस तरीके से आप कंज्यूम करके एक परसेप्शन बनाते हैं, ये उसका एलिमेंट है। समस्याएं हमेशा होती हैं, कभी भी देश में कोई भी सरकार हो ऐसा नहीं होगा कि समस्याएं नहीं हैं। समस्याओं को हल करने के तरीके होने चाहिए, लेकिन समस्या को हल करने के तरीके के बजाय आज अगर आप इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब के शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर देखें तो हर समस्या को लेके जो अभद्र भाषा की टिप्पणी करना, इसके साथ साथ जिस प्रकार से दुरुपयोग करना उन प्लेटफॉर्म्स का और वहाँ पर गलत भाषा के तहत लोगों को भड़काना और परसेप्शन को फॉर्म करने का जो कार्य है, ये कार्य आज की डेट में कॉग्निटिव यानी कि आपकी मानसिक तौर की जो परसेप्शन बनाने की क्षमता है उसको दिन प्रतिदिन इरोड कर रहा है। लेकिन आज कॉग्निटिव वॉर का एलिमेंट तभी काम करेगा अगर 0.5 फ्रंट के चौथे कॉन्स्टिट्यूएंट को हम समझे। चौथा कॉन्स्टिट्यूएंट यहां पर है सबसे महत्वपूर्ण, अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल। यहां पर भी मैंने 2 शब्दों का प्रयोग किया। अर्बन नक्सल कौन है? अर्बन नक्सल वो थे और हैं जिन्होंने भारत में एक लंबे अरसे से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के तहत, एनजीओज के तहत एक ग्रासरूट लेवल पर नेक्सस बनाया था, जिसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि देश में किसी भी प्रकार के विकास कार्य को, देश में किसी भी प्रकार के चल रहे प्रोजेक्ट्स हों या सरकार की किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी या नीति हो, उसको ओपोज अगर करना है तो उसके ऑपोजिशन के लिए इन्होंने सिविल सोसाइटी के एक कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया। यहाँ पर सिविल सोसाइटी जब वेपनाइज हुई तो यहाँ पर वेपनाइजेशन का मतलब ये है कि जो एनजीओज बने थे देश के अंदर डेवलपमेंट के कार्य करने के लिए, वो भी वो कार्य जहाँ पर सरकार एक अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पा रही थी, तो एनजीओ एक ब्रिज था। उसको छोड़कर जब एनजीओज ने ग्रास रूट एक्टिविज्म का रोल अपनाया, पॉलिसी ऑपोजिशन का, नीतियों को ओपोज करने का रोल अपनाया, तब एक चीज़ डेफिनेटली स्पष्ट हो गई कि पहली बात, ये जो एनजीओज सिविल सोसाइटी का जो नेटवर्क है, ये एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे वही काम कर रहा है जो ग्रास रूट लेवल पर नक्सलाइट्स और नक्सलवाद की सोच वाले लोग कर रहे थे। इसी कारण से इन लोगों को अर्बन नक्सल का टैग दिया गया, क्योंकि ये अर्बन एरिया में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर, कुछ क्लब्स में बैठकर स्पेसिफिकली वहाँ पर इस प्रकार के नैरेटिव बिल्डिंग का काम करते थे। लेकिन इसी का एक म्यूटेशन, आपको कोरोना काल का समय याद होगा कि कोविड जब वायरस आया था तो वो म्यूटेट करके उसके अलग अलग म्यूटेशंस बन रहे थे। उसी प्रकार से ये अर्बन नक्सल का एक नया म्यूटेशन आज की डेट में है, जिनको हम कहते हैं दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल ये वो इंटेलेक्चुअल वर्ग है जो आज सोशल मीडिया का प्रयोग करके लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है। ये वो वर्ग है जो सोशल मीडिया पर बैठ के लोगों को इस प्रकार का नैरेटिव बिल्डिंग करता है कि देश के अंदर की कोई भी जो फॉल्ट लाइन है, वो चाहे सोशल लेवल पर हो, इकोनॉमिक लेवल पर हो, पॉलिटिकल लेवल पर हो, गवर्नेंस लेवल पर हो, किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर हो, ये उस पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन यानी कि उस जेन्युइन समस्या को उठाकर लोगों को इवेंचुअली ब्रेन वॉश करता है। इसी रीज़न से अब आप समझिए कि मैंने आपको जस्ट थोड़े मिनट पहले ये बात बोली थी कि जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट जिसमें हाइब्रिड वॉर और कॉग्निटिव डोमेन वाले लोग हैं, वो कॉग्निटिव डोमेन के लोग आज की डेट में चौथे कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ मिलकर काम करते हैं। और चौथा कॉन्स्टिट्यूएंट जो यहाँ पर है वो है स्पेसिफिकली दिमागी नक्सल। लेकिन अब मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ।
क्योंकि ये दिमागी नक्सल वो लोग हैं जिनका प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है परसेप्शन को ऑल्टर करना, जिनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके दिमाग की सोचने की क्षमता को इस प्रकार से डिज़ाइन कर देना कि आपको हर चीज़ में सिर्फ नफरत दिखे, हर चीज़ में सिर्फ हेट्रेड दिखे। इस रीज़न से ये जो दिमागी नक्सल हैं ये आपके दिमाग से खेलते हैं, और ये दिमाग से इस प्रकार से खेलते हैं कि दिमाग की सोचने की क्षमता को ही बदल देते हैं कि देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैं पिछले 16 साल से संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं। एक भारत के अंदर एक नेशनल स्पेसिफिक न्यूज़पेपर है। उस न्यूज़पेपर को एक समय पर बहुत लोग अच्छे से पढ़ते थे क्योंकि उस न्यूज़पेपर में क्वालिटी थी, उस न्यूज़पेपर में एनालिसिस था। लेकिन वो एक न्यूज़पेपर जो है उसके साथ समस्या केवल ये है कि उसको आज की डेट में पिछले लगभग कुछ सालों से जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि उसको पूरे देश में कोई भी घटना हो, वो घटना हमें या कोई भी समस्या हो या कोई भी अच्छी भी चीज़ हो, उसमें भी उसको सिर्फ एक प्रॉब्लम दिखती है, उसमें भी उसको सिर्फ प्रॉब्लम दिखती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये किसी भी प्रकार की कोई समस्या यदि तमिलनाडु में हो जाए तो तमिलनाडु में वो समस्या उसको समस्या नहीं दिखेगी अखबार को, उसको वहां पर वो पर्टिकुलर चीज़ जो है खास करके बहुत पॉजिटिव दिखेगी। और तमिलनाडु के हुए इवेंट्स को एक नेशनल पेज, फर्स्ट पेज पे कवरेज दिया जाएगा, जैसे तमिलनाडु जो है पूरे देश का कैपिटल है। आप तमिलनाडु की कवरेज कीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन देश के अंदर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे जिस प्रकार से आप आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, हमें उससे एक चीज़ समझ आती है और ये चीज़ स्पष्ट होती है कि आप एक परसेप्चुअल गेम खेल रहे हैं कि आप अपने रीडर कम्युनिटी के अंदर ये भरना चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा। ये तो संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एक पॉजिटिव पॉइंट है कि उन्होंने अब वो स्पेसिफिक न्यूज़पेपर कम से कम जो है उसको पकड़ के उस अखबार के अंदर से ना तो कोई करंट अफेयर और ना ही उस अखबार से किसी भी प्रकार के कोई पॉइंट्स का प्रयोग यदि अगर विद्यार्थी अपने परीक्षा में करता है तो उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि आज की डेट में डेफिनेटली संघ लोक सेवा आयोग कतई ही ऐसे कोई भी व्यक्ति को रिक्रूट नहीं करना चाहेगा जो एक परसेप्चुअली बॉर्न नेगेटिव माइंडसेट से आया है। लेकिन इस उदाहरण को जरूर याद रखिए, क्योंकि जो मैं आपको कह रहा हूं कॉग्निटिव वॉर, ये वो गेम है कि आप प्रेजेंट चीजों को ऐसे कीजिए, इतने नॉर्मल तरीके से कीजिए कि अगला समझ ही ना पाए कि उसके ऊपर एक रेडिकलाइजेशन का अटेम्प्ट हो रहा है और उसका ब्रेन वॉश करके उसकी परसेप्चुअल एबिलिटी के ऊपर चोट मारी जा रही है। इस रीज़न से समझिए कि कल जब भारत के प्रधानमंत्री ने ये इतनी महत्वपूर्ण टिप्पणी करके ये बात बोली कि आज देश के अंदर की सबसे बड़ी समस्या यदि कोई है तो वो ये दिमागी नक्सल है, इस पॉइंट को समझिए कि ये भारत की सुरक्षा के लिए कितना एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों और कुछ सालों से हम देख रहे हैं एक कलेक्टिव एफर्ट जिसमें सोसाइटी को एकजुट होना, लोगों को एक करने का काम नहीं हो रहा, लेकिन इस एकता के खिलाफ और इसके विपरीत जिस प्रकार से परसेप्चुअल एबिलिटी पे एक डिवाइड पैदा किया जा रहा है, वो चाहे प्रिंट मीडिया में हो, अखबारों में हो, वो चाहे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पर हो, वो चाहे यूट्यूब पे सेल्फ प्रोक्लेम्ड आज की डेट में कुछ कमेंटेटर्स जो अपने आप को एक्सपर्ट्स मानते हैं उनके तहत हो, लेकिन आपकी जो परसेप्चुअल एबिलिटी को ऑल्टर करने की कोशिश की जा रही है उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए कि दिमागी नक्सल इस मोमेंट पर क्यों भारत का 0.5 फ्रंट का एक सबसे बड़ा थ्रेट है। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश का जो युवा वर्ग है वो आज की डेट में इस पर्टिकुलर परसेप्चुअल वॉर को ना तो समझने की क्षमता रखता है और इस परसेप्चुअल वॉर का सबसे बड़ा विक्टिम भी बन सकता है अगर उसने एप्रोप्रिएट थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं अपनाई इस चीज़ को लेकर कि क्या उसके सामने देश को जोड़ने की बात या देश को तोड़ने की बात हो रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर अब आप इस वीडियो के बाद 0.5 फ्रंट को समझेंगे तो मुझे कतई ही नहीं लगता कि 0.5 फ्रंट को समझना या किसी दूसरे व्यक्ति को अब समझाने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई कभी आएगी, क्योंकि अब आपको ये पता है हु आर द एनिमीज विद इन भारत।
और एक चीज़ में अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, इज़राइल एक ऐसा देश है जिसके जितने भी दुश्मन हैं वो उसके बाहर हैं, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके दुश्मन बाहर और सबसे ज़्यादा दुश्मन उसके अंदर हैं। और जब तक ये अंदर के दुश्मनों को हम टैकल नहीं करेंगे, बाहर के दुश्मनों को तो छोड़िए सर, दीमक लकड़ी को सबसे पहले खाती है। दरवाज़ा चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, दीमक देश को खोखला कर देगी। आई होप .5 फ्रंट और ये जो लार्जर डिबेट कल प्रधानमंत्री ने छेड़ा, इसके बाद अब आप लोगों को कम से कम इस बात की अब एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई देश में आने वाले समय में खतरा क्या है। और आज एक दूसरी आपके साथ एक पॉइंट करके एंड में साझा करना चाहता हूं इस वीडियो को। .5 फ्रंट, 3rd and 4th एलिमेंट, कॉग्निटिव वॉर, दिमागी नक्सल, इन दोनों का एक मिक्सचर सितंबर के फर्स्ट वीक में भारत को देखने मिलने वाला है। आने दीजिए सितंबर, वीडियो भी बनाऊंगा, 4-1 भी करूंगा, और आप देखिएगा किस तरीके से मिसहैंडल होगा जैसे अभी हुआ था, और फिर वही चीज़ होगी। याद रखिएगा। धन्यवाद।